बतलाइए। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और मेरे साथ है अश्वित। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वोकैब के लिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी अश्वित से बात हो रही थी। ये एक ऐसी चीज है कि इसको किसी लॉजिक के साथ आपको नहीं समझाया जा सकता है, आपको याद ही करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कभी कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कभी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर कि आपका लॉजिक काम करेगा, लेकिन वहीं कई बार आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे अश्वित। तो हिस्ट्री में तो बस याद रखना पड़ेगा। तो जो वोकैब है ना, उसको हिस्ट्री से रिलेट करके देखिए कि बस ये सेट हो रखा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक काम नहीं करता। अब अबाइड के साथ बाय क्यों आया, इसके पीछे कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो अगर आपने याद नहीं रखा कि अबाइड के साथ बाय ही आएगा, तो बस उसमें थोड़ा सा चैलेंज है। तो याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे आप याद रख सकते हैं, उसका एक आसान सा नुस्खा है। ये मैंने बहुत पहले किसी से सुना था और वो मैं तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मेरी वोकैबुलरी हेल्प करने में इसने काफी हेल्प करी है, इंप्रूव करने में काफी हेल्प करी है। देखिए, जब कभी भी आप कोई फ्रेज या नया वर्ड सीखते हैं, देखते हैं, तो उसको जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोले। इंग्लिश अगर आप बोलते हैं, then it's nothing, there's nothing like it. But even if you do not speak English, even in that case, try using that phrase, try using that word in your day-to-day conversation. कैसे? हिंदी में भी बोलते हैं ना। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक गिलास पानी ले आओ को बोलो आप वन ग्लास वाटर ले आओ, वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। उस लेवल की बात नहीं कर रहा मैं। मान लीजिए आपने एक नया वर्ड सुना जो कि है केयरलेस। एक एग्जांपल है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केयरलेस आपके लिए नया वर्ड होगा। तो केयरलेस सुनने के बाद आप हिंदी में भी जब बात कर रहे हैं, तो बोलिए कि यार मेरा फ्रेंड बड़ा केयरलेस है, वो अच्छे से काम नहीं करता, या फिर वो केयरलेस बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा चीजों को लेकर बहुत केयरफुल रहता है। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल मेमोरी है, जिसकी आप कल बात कर रहे थे अश्मित, वो काफी इंप्रूव होगी। और रिकॉल जो, क्योंकि लर्निंग का 3 अलग अलग जो प्रिंसिपल होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको लेना इसका एकमात्र पर्पस नहीं होता है। आपको इंफॉर्मेशन लेना है, स्टोर करना है, और जब जरूरत पड़े तो उसको रिट्रीव भी करना आना चाहिए। राइट? तो अब देखिए, जैसे मैंने रिट्रीव वर्ड कहा, बेशक आपको रिट्रीव का मतलब पता नहीं होगा, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि शायद आप समझ गए होंगे कि रिट्रीव करने का मतलब। बाय द वे अश्विन, डू यू नो रिट्रीव का मतलब क्या होता है? नहीं। ओके, तो मान लीजिए मैंने कहा कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आपने स्टोर किया और वापस से रिट्रीव किया। तो यहां पर रिट्रीव का सेंस क्या आ रहा है, वो बताइए। वापस से फिर उसको याद करना। एग्जैक्टली, वापस जब मुझे जरूरत है तो उसको रिकॉल कर पाना, उसको वापस से याद कर पाना। तो ये होता है आपका ओवरऑल पैटर्न, जिसमें आपको जो आपकी काफी हेल्प करेगा अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं हमारा जो क्विज है। पहला क्वेश्चन तो ये लॉजिकल है, इसके पीछे का लॉजिक मैं बता दूंगा, उसके बाद आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। द बुक डैश यू रेकमेंडेड, एक किताब की बात हो रही है जो किसी ने रेकमेंड करी थी, मतलब आपको सलाह दी थी कि आपको ये पढ़नी चाहिए। उस केस में जब कभी भी ऐसा हो किसी किताब या किसी मूवी के बारे में, तो आप कहते हैं द मूवी दैट यू रेकमेंडेड, द बुक दैट यू रेकमेंडेड। मतलब जो आपने सुझाया था, जो आपने सलाह दी थी, वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। वो काफी उसमें बहुत सारी जानकारियां थी। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है बहुत सारी जानकारी जिस चीज में हो, उसके लिए आप इंफॉर्मेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। वेरी यहाँ पर एडवर्ब है हमारा, रेकमेंडेड वर्ब है। अब आप बताइए अश्मित कि जो ब्लैंक स्पेस है, वहां पर आप वेयर, हु, विच और हुम में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। मुझे लग रहा है विच होना चाहिए, क्योंकि वो अपोरिएट क्या कहते हैं उसको, सॉरी मेरा वोकैब थोड़ा अपोरिएट, सॉरी अप्रोप्रिएट, अपो अप्रोप्रिएट, बोलिए। अप्रोप्रिएट देखिए अप्रोप्रिएट क्या होता है ना अश्वित, और ये मैं अपनी सारी ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा, डरने की कोई बात नहीं होती। आप, अश्वित इज माय नेफ्यू बाय द वे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। और
कई बार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि मुझे सब कुछ सही करना है इस इंसान के सामने, लेकिन डर के आप सीख नहीं सकते। तो बी एब्सोल्युटली ओपन। मैक्सिमम क्या होगा, आप मिस्टेक करोगे। मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग समथिंग, राइट? अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिस दिन अप्रोप्रिएट को बिल्कुल अप्रोप्रिएटली प्रोनाउंस करूंगा, मैं उसी दिन ये वर्ड बोलूंगा, तो बस आप जिंदगी में नहीं बोलने वाले, है ना? तो पहली बार अप्रोप्रिएट बोलिए, दूसरी बार शायद अप्रोप्रिएट बोल देंगे, तीसरी बार शायद कुछ और गलती होगी, लेकिन अल्टीमेटली दैट डे वुड नॉट बी वेरी फार व्हेन यू वुड पुट इन योर एफर्ट्स एंड यू वुड बी एबल टू प्रोनाउंस दैट एज अप्रोप्रिएट। अभी भी जैसे मैंने बोला और आपने आराम से कोशिश करी, तो अप्रोप्रिएट आप बोल पाए। तो और दूसरा इसके साथ एक और बड़ी बात है, पता है क्या? शुरुआत में अश्विन मैं भी ऐसा करता था। जब कभी भी मुझे लगता था कि अच्छा ये वर्ड में प्रॉब्लम है, मैं उस वर्ड को ही अवॉइड करने की कोशिश करता था, लेकिन वो हॉन्ट करता रहता है आपको, वो बार बार आपके सामने आता रहता है। जैसे मुझे स्प्लेंडेड बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि स्प्लेंडर इतनी बार मैंने बाइक का नाम सुना हुआ था कि मुझे लगता था अच्छा स्प्लेंडर, तो स्प्लेंड जैसे बोलता था वो स्प्लेंडेड हो नहीं पाता था, स्प्लेंडोर हो जाता था, कभी स्प्लेंड कुछ भी हो जाता था। तो आई मेड इट अ पॉइंट कि जब कभी भी मुझे कुछ बोलना हो कि यार ये बड़ा गजब का है, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया स्प्लेंडेड। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक नहीं, एब्सोल्युटली अमेजिंग नहीं, ग्रेट नहीं, स्प्लेंडेड का इस्तेमाल करना शुरू करा मैंने, और दैट इज हाउ आई वाज एबल टू ओवरकम दैट चैलेंज। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे सारे ही वर्ड्स आते हैं? क्या कोई भी दुनिया का इंसान, यहां मैं सिर्फ इंग्लिश नेटिव सॉरी हिंदी स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेटिव स्पीकर्स की भी, क्या वो बोल सकते हैं कि मुझे सारे वर्ड्स आते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, क्या हम हिंदी स्पीकर्स को हिंदी के सारे वर्ड्स आते हैं क्या? नहीं ना। तो नहीं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना हमें इस्तेमाल में आने वाला है उतने आ जाए। ओके, वापस से क्विज पे आते हैं, इनफ ऑफ ज्ञान। द बुक डैश यू रिकमेंडेड, आई होप माय स्क्रीन इज अप, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ। ओके, द बुक डैश यू रिकमेंडेड, अब ये ध्यान रखिए, वेयर कहां के सेंस में इस्तेमाल होता है, हु कौन कौन। और इंसान के केस में इस्तेमाल होता है। तो हु आप किताब के लिए नहीं कह सकते, विच कौन सा, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग whom वो, किसके साथ। आई एम सॉरी, whom शायद किसके साथ होता है क्या। हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हुम होता है। मान लीजिए अगर मुझे आपको कहना हो हु वर यू टॉकिंग टू, किसके साथ एंड बात करते हैं। हाँ, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि तुम किससे बात कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे कहना हो कुछ ऐसा, द पर्सन हुम यू स्पोक विथ, अब यहां पर मैंने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कह दिया, जिस इंसान से तुमने बात की, और आगे कुछ भी हो सकता है। डिड ही से समथिंग अबाउट मी, वाज इट अबाउट मी, वाज इट अबाउट द फूड, इज योर फूड रेडी। आगे का क्लॉज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुम होता है और सब्जेक्टिव फॉर्म में हु रहता है। क्लियर है? लिए। ब्रिलियंट। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही बताया था अश्मित ने, इस केस में विच इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगर आपने भी विच को मार्क किया था तो आपको मिलता है फुल मार्क्स। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अब ये देखिए, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, जो ताजी ताजी ब्रेड बेकिंग की खुशबू होती है, और यहाँ पर इसको चपाती बनाने से मत जोड़िएगा। चपाती बनने के बाद जलने की स्मेल आ सकती है, चपाती बनने की कोई बहुत अच्छी खुशबू हो सकता है आपको लगती भी हो, तो एब्सोल्युटली अप टू यू, बट यहाँ पर जो बेक करके ब्रेड बनाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। सो द अरोमा ऑफ इट, अरोमा का मतलब होता है खुशबू, और बढ़िया खुशबू के केस में होता है। जैसे स्मेल आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस डिओड्रेंट स्मेल्स रियली गुड, तो उस केस में भी आप स्मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं द स्मेल इन द वॉशरूम, देयर वाज अ फाउल स्मेल इन द वॉशरूम, तो वॉशरूम में बहुत गंदी बदबू आ रही थी, तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव केस में आप स्मेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरोमा एक पॉजिटिव सेंस में ही इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो बेक हो रहा था ये ब्रेड किचन में, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक वार्म और इनवाइटिंग कुछ क्रिएट हो रहा था। क्या क्रिएट हो रहा था? एटमॉस्फेयर। 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 तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है, क्योंकि होम हम किसी खुशबू से घर नहीं बनाते।
तो खुशबू आपका घर नहीं बना सकता। और अरोमा की वजह से अरोमा बन रहा था, ये सेंटेंस बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा अगर आप कुछ ऐसा कहेंगे तो। और स्मेल, जैसा मैंने पहले कहा कि उसका मतलब भी अल्टीमेटली फ्रेग्रेंस, या इस केस में अगर मैं बोलूं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, तो वो होगा। तो अरोमा से स्मेल बन रहा था, और अरोमा से अरोमा बन रहा था, अरोमा से घर बन रहा था, कुछ उसका सेंस नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। द साइंटिस्ट, एक खास वैज्ञानिक की बात हो रही है। तो जो साइंटिस्ट भाई साहब हैं, एनालाइज्ड, क्या करा, विश्लेषण किया। अगर आप शुद्ध हिंदी नहीं समझते हैं तो एनालाइज करने को आप मतलब अच्छे से समझना किसी भी चीज को, उस केस में आप एनालाइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। द डेटा, अगर आप डाटा कहते हैं तो वो इनकरेक्ट नहीं है इंटायरली, लेकिन डेटा ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन है, ट्राई यूजिंग डेटा। तो साइंटिस्ट जो था, वैज्ञानिक जो था, उसने एनालाइज किया, विश्लेषण किया, किस चीज का भाई, डेटा का। जो उसके पास सारे नंबर्स थे, सारे फिगर्स थे, और क्या हुआ, उससे इंश्योर हुआ, मतलब सुनिश्चित हुआ कि एक्यूरेट कंक्लूजन, जो रिजल्ट्स आए उससे करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट जो कंक्लूजन निकल को आप सकता बोलेंगे शायद, सॉरी, मतलब निकल सकता था। हाँ, जो सही उसका रिजल्ट निकल पाए। तो क्या यहाँ पर केयरलेसली इन साइंटिस्ट भाई साहब ने करा होगा एनालाइज डेटा को, हेस्टिली करा होगा, लेजिली करा होगा, या मेटिकुलसली करा होगा? क्या ऑप्शन लगता है? 4। आई एम सॉरी, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, क्यों मेटिकुलसली क्यों? आई डोंट, मुझे उसका अच्छा, मीनिंग पता नहीं। जस्ट अ गट फीलिंग, जस्ट अ गट फीलिंग। हम्म, ओके, तो देखिए, केयरलेस, ये तो सबको तो पता है, होगा ही। केयरलेस होने का मतलब लापरवाह होना। तो अगर कोई चीज लापरवाही से, वो अगर साइंटिस्ट भाई साहब डेटा एनालाइज कर रहे होते, तो एक्यूरेट कंक्लूजन की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दो। फिर आता है हेस्टिली। हेस्टी या फिर हेस्ट का मतलब होता है कोई भी काम जल्दीबाजी में करना। तो हेस्ट से बना हेस्टिली, और ये एडवर्ब हो गया फिर से, मतलब जल्दीबाजी में अगर आप डेटा निकालेंगे तो उसकी एक्यूरेसी के चांसेस तो बहुत माशाल्लाह है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। फिर आता है लेजिली, लापरवाही से या फिर आलस से, अरे ठीक है यार निकल जाएगा। और मेटिकुलसली का मतलब होता है एक एक चीज को बारीकी से जांचना परखना। तो मेटिकुलस का मतलब होता है, और मेटिकुलसली का मतलब हुआ कि एकदम बारीकी से जांच परख करना। तो ऑब्वियसली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो मेटिकुलसली होगा इस केस में। और कई बार आपका गट फीलिंग भी सही काम करता है, तो उसकी भी आप सुन सकते हैं अश्विन। बिल्कुल सही आंसर था। द गुड पार्ट इज दैट यू गॉट all the questions, all the answers right so far. आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। द आर्टिस्ट, जो कलाकार भाई साहब हैं, पेंटेड द पोर्ट्रेट, जो कलाकार भाई साहब हैं उन्होंने पोर्ट्रेट पेंट किया, डैश, कैसे भाई, कैप्चरिंग एवरी डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट्स फेस। तो जो सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी इंसान की पोर्ट्रेट बन रही थी, जिस भी इंसान के चेहरे को ड्रॉ कर रहे थे, ये हमारे आर्टिस्ट भाई साहब पेंट कर रहे थे, ये आर्टिस्ट भाई साहब, उसने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स उस इंसान के चेहरे की कैप्चर करी अपने इमेज में, अपने पोर्ट्रेट में। तो क्या लगता है, कॉशियसली? ऑप्शन ऑप्शन ए, ओ नंबर। नंबर 1? यस। अच्छा, कल तक आप ABCD में कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने आज 1 2 3 4 रखा, और आज आप 1 2 3 4 कह रहे हैं। ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्यों कॉशियसली क्यों? इसका मतलब मुझे थोड़ा सा पता है कि मतलब बिल्कुल ध्यान से देख देख के ऐसा कुछ है। हम्म, परफेक्ट मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। कॉशन का मतलब होता है सावधान, कॉशियस का मतलब होता है सावधानी, या फिर कोई भी चीज अगर सावधानी से की जाए तो उसके लिए कॉशियस वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो कॉशन हमारा नाउन है, कॉशियस हमारा एक आप एडवर्ब के तौर पे ले सकते हैं, और कॉशियसली भी हमारा, I'm so sorry, cautious would be your adjective. So he was cautious. तो वो थोड़ा सा सावधानी बरत रहा था, और कॉशियसली हमारा एडवर्ब है। ly आ गया लास्ट में, तो ऑब्वियसली ly के साथ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, वो हमारे एडवर्ब्स ही होते हैं। तो ये और आर्टिस्ट भाई जितने भी साहब, बाकी के ऑप्शन है वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे, उसकी मतलब मीनिंग।
अच्छा, तो ऑप्शन 2 का भी मीनिंग बताइए फिर। जॉयफुल, जॉयफुल मतलब खुशी से। खुशी-खुशी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिडिकुलसली, इसका बिल्कुल मीनिंग मुझे वाहियात याद है तरीके, पर। बिल्कुल हाँ वाहियात तरीके से। अगर आप हिंदी मूवी सॉरी इंग्लिश मूवी का डब किया हुआ हिंदी वर्जन देखते होंगे ना, तो उसमें भी आप देखेंगे कई बार लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बोलेंगे ये क्या वाहियात चीज है। तो इंग्लिश में जब बोलते हैं हाउ रिडिकुलस इज दिस, तो उसको वो बोलेंगे वाहियात। तो वाहियात उसके लिए आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल वाहियात तरीके से, जॉयफुली लाइक यू सेड, खुशी खुशी। लेजिली हमने पिछली बार भी बोला, आलस से। तो ऑब्वियसली अगर सारे ही डिटेल किसी भी इंसान के फेस के आपको पोर्ट्रेट में डालने हैं, तो आप कॉशियसली ही करोगे, सावधानी से ही करोगे। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यू आर ऑन फायर। अश्मित, अब ये बताइए, क्योंकि आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस आंसर किए, तो इस वजह से मैंने बोला यू आर ऑन फायर। बताइए यू आर ऑन फायर का यहाँ पर क्या मतलब होता है। अ, ये प्रेज प्रेज है ना। तो ये प्रेज के सेंस में होता है इस्तेमाल, बिल्कुल। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस केस में आप कह सकते हो यू आर ऑन फायर। लिटरल मतलब मत लीजिएगा कि तुम आग पर बैठे हुए हो, हाँ क्योंकि तो वो मुझे बहुत पता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहां पर अगर आपने लिटरल मीनिंग ले लिया तो बस बहुत ही वियर्ड सा कुछ बनकर आएगा। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू। अब ये वाला थोड़ा थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी हो सकता है, देखते हैं अश्मित सही पिक कर पाते हैं या नहीं। जो विद्यार्थीगण थे, उनको बोला गया, वर आस्क्ड, यहाँ पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया उनको। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? डैश देयर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी बिफोर द एग्जाम। मतलब अपने जो अपनी जो किताबें हैं, वो स्कूल लाइब्रेरी से एग्जाम से पहले। अब क्या करना है उनको? पिक आउट करना है, पिकअप करना है, पिक ऑन करना है, या पिक ऐड करना है? सोचिए, अ, कोई हड़बड़ी नहीं है। यू डू नॉट हैव टू आंसर द क्वेश्चन हेस्टिली। ये बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। पिकअप। एग्जैक्टली, पिकअप इज द राइट आंसर। देखिए, किसी भी चीज को कहीं से उठाने के सेंस में, और लिटरली उठाना, जैसे आई पिक्ड अप द फोन दैट वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो मैंने वो फोन उठा लिया। वो कहते हैं ना, यू डिड नॉट पिक अप माई फोन, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब ऑब्वियसली इसका मोबाइल आने के बाद उसका सेंस थोड़ा सा शायद सही ना बने, लेकिन पहले के सेंस में क्या होता था, आपने भी वो रिसीवर वाला फोन देखा हुआ है, मुझे याद है। तो आप लिटरली एक फोन उठाते थे, रिसीवर ऐसे उठाते थे, और फिर कहते थे हेलो, और फिर आंसर मतलब आगे बातचीत होती थी। तो पिकअप का मतलब किसी भी चीज को उठाना, और यहां पर पिकअप का मतलब कलेक्ट करने से है। So you can pick up your, let's say, mobile phone from the store after it has been repaired. You can pick it up from the store. मतलब अब वहां उठाने से मतलब नहीं है, वहां कलेक्ट करने से मतलब है। इसके अलावा जब आप पिक आउट कहते हैं, या फिर पिक ऑन कहते हैं, या फिर पिक एट कहते हैं, उनका क्या मतलब होता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए पिकअप इज द राइट आंसर। जब आप पिक आउट कहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक पूरा ग्रुप है आपके सामने, उसमें से आपने किसी एक को चूज करा। सो आई हैड टू पिक अ मेंबर आउट फॉर दिस गेम। तो मैंने इस गेम के लिए एक मेंबर को चूज किया। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनमें से मैंने एक पिक किया। आई हैड टू पिक आउट द डिश दैट आई वांट टू हैव फॉर द डिनर टुनाइट। मुझे वो डिश चूज करना पड़ा, मुझे वो डिश पूरे ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना पड़ा जो आज मुझे खाना था। तो ये हो गया पिक आउट। पिक अप हमने बात कर ली। फिर आता है पिक ऑन। अगर आप किसी को पिक ऑन करने की बात करते हैं, तो वो किसी को हैरेस करने की बात, या फिर बुली करने की बात होती है। द स्टूडेंट्स वर पिकिंग ऑन द न्यू गाय, द न्यू बॉय। जो विद्यार्थी थे, जो नया लड़का आया था, उसको बुली कर रहे थे, उसको हैरेस कर रहे थे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ हैरेसमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे, बस जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है पिक एट। अगर आप कोई भी चीज बहुत पिकी होकर खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं छोड़ देते हैं,
बोरियत से, आपको पसंद नहीं आ रही चीज, तो उस केस में आप पिक एट कहते हैं। मान लीजिए ही लिटरली पिक्ड एट द फूड टुडे, मतलब अच्छे से नहीं खाया, अनमनी तरीके से थोड़ा खाया थोड़ा छोड़ दिया, तो उस केस में आप पिक एट कह सकते हैं। जैसे अगर भिंडी की सब्जी बना के आपके भाई को दे दी जाए, देन ही विल पिक इट ही विल पिक एट इट, तो क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो ये रहा हमारा चारों ऑप्शंस का आंसर या फिर मीनिंग। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। शी इज नॉट डैश टू हैंडल सच डेलिकेट सिचुएशंस। शी इज नॉट प्रोन टू, शी इज नॉट प्रीडिस्पोज्ड टू, inclined and in sorry disposed। बताइए क्या लगता है, इसमें शायद तुक्का लगाना पड़ जाए आपको। मुझे नहीं लगता। तुक्का ही लगा दो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। भाई अगर तुम्हारे तुक्के इतने बढ़िया बैठते हैं ना तो तुम तुक्का लगा के भी एग्जाम में अच्छा कर लोगे। वैसे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझते हैं कैसे। जब आप प्रोन कहते हैं तो मतलब प्रोन का लेटना। मतलब, सॉरी प्रोन का मतलब लेटना होता है ना। सॉरी आपका माउथ पीस काफी क्लोज था तो मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। प्रोन का मतलब लेटना होता है ना। लेटना हाँ। नहीं, प्रोन एक सेंस देता है कि बॉस ये चीज की संभावना है, और कभी भी ये पॉजिटिव सेंस में नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट प्रोन एरिया, अच्छा। मतलब यहाँ पर दुर्घटना संभावित है, यहाँ ऐसा ऐसा एरिया बना हुआ है जहां पर दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है। समवन इज प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब उस इंसान को बहुत संभावना है कि वो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज उसको बहुत आसानी से पकड़ लेता है, तो उस केस में आप प्रोन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ ऐसा जो कि संभावित है और नेगेटिव सेंस में। जैसे आई एम प्रोन टू स्कोरिंग गुड इन द एग्जामिनेशंस, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। वो शायद उसका लिटरल मीनिंग हिंदी में निकालेंगे तो शायद सुनने में सही लगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोन का मतलब समझ आ गया। फिर आता है हमारा इंक्लाइंड, किसी तरफ झुकाव होना। तो ये देखिए, शी इज नॉट इंक्लाइंड टू हैंडल सच डेलिकेट सिचुएशंस। बॉस आप या तो कोई भी डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट मतलब बहुत ही स्टेटमेंट को वैसे में सेंस समझ में आ गया है। हाँ। शी इज नॉट, वो नहीं है, क्या नहीं भाई, टू हैंडल सच डेलिकेट सिचुएशंस, बहुत ही जो नाजुक सिचुएशंस होते हैं, चीजें होती हैं, उनको हैंडल कर पाने की उसमें क्षमता नहीं है, या फिर वो नहीं कर सकती है। तो इंक्लाइन का मतलब होता है किसी तरफ झुकाव होना। तो अगर आप कहते हैं आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स हायरिंग समवन, एक बायस की तरफ वो ज्यादा इशारा करता है। आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स सपोर्टिंग, लेट्स से आरसीबी because of Virat Kohli. I'm inclined towards, I'm inclined to support मुंबई इंडियंस। तो इन सारे केसेस में आप इंक्लाइंड वर्ड का इस्तेमाल करते हो। आई एम इंक्लाइंड टू हायरिंग समवन, क्योंकि शायद वो मेरा रिलेटिव है या कुछ ऐसा, तो इंक्लाइंड उस सेंस में आता है। फिर आता है डिस्पोज्ड। अब यहां पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डिस्पोजल से इसको रिलेट करके देखेंगे, और डिस्पोजेबल से, आई एम सॉरी, और उनको लगेगा कि यार ये तो शायद बेकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए एक इंटेंशन होना, उस काम को करने की तरफ एक झुकाव होना। और प्री डिस्पोज्ड मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेंस होना कि वो मैं कर लूंगा, एक एक झुकाव की तरफ। बाय द वे मेरे पास जस्ट अभी एक नोटिफिकेशन आया कि स्क्रीन शेयर हैज बीन स्टॉप्ड। क्या आपको मेरा स्क्रीन अभी भी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। Okay, I think the application that we use has gone mad. Anyways, so predisposed would be the right answer here, कि वो पहले से इस चीज के लिए तैयार नहीं है, या फिर उसका झुकाव ऐसे डेलिकेट सिचुएशंस को हैंडल करने की तरफ नहीं है। फिर आता है अगला सवाल। इट्स बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है इसमें? कोशिश कीजिए। प्रॉम्प्ट मतलब तो मुझे पता है। बोलिए। प्रॉम्प्ट मतलब होता है शायद पार्टी ना। अच्छा, प्रॉम की बात कर रहे हैं।
हाँ नहीं, वो प्रॉम तो अलग हो गया प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन वाला, वो तो अलग ही सीन हो गया। मैं यहाँ प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें लास्ट में टी भी आता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। ओके। कोई भी चीज को एकदम से फटाक से आंसर करना, उस केस में आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई प्रॉम्प्टर है, या फिर अगर आपको किसी ने प्रॉम्प्ट कर दिया, वो बोलते हैं ना, आपको किसी ने प्रॉम्प्ट किया होगा तभी आपने आंसर किया, नहीं तो आपको नहीं पता होना चाहिए इस चीज का जवाब। तो कान में फुसफुसा देना, उस केस में भी आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉम्प्टर होते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर्स होते हैं, जैसे अ, मैं पहले जब शोज किया करता था, तो सामने एक प्रॉम्प्टर लगा हुआ होता है, और लिटरली आप उसको देखकर चीजें पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं, तो उस केस में भी प्रॉम्प्टर वो आपको हेल्प करता रहता है। और एक प्रॉम्प्टर होता है लोग जो इन ईयर मॉनिटर की तरह काम करता है। मतलब काम क्या करता है, वो मॉनिटर नहीं होता, बेसिकली वो आपको एक एक जना बैठा रहता है पीछे, जो आपको कान में बताता रहता है, मतलब नॉट लिटरली कान में, लेकिन एक डिवाइस लगा रहता है, जिसके थ्रू आपको इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं डायरेक्टर की तरफ से। तो प्रॉम्प्ट, आई एम श्योर आज के बाद तो नहीं भूलोगे आप। तो कोई भी चीज फटाक से काम करने वाला एक इंटेंशन, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड, एक सलीके से रहना। सो इट्स बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी, अब देखिए, ये प्रॉम्प्ट और ऑर्गेनाइज्ड दोनों क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगे मुझे आपको, या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर हमने शुरुआत में बोला कि आपको पॉजिटिव रहना बेहतर है, और पॉजिटिव इन द सेंस प्रॉम्प्ट और क्या बोलते हैं अपना ऑर्गेनाइज्ड के सेंस में, तो फिर आगे जो आएगा वो कुछ नेगेटिव सेंस वाला होना चाहिए। हम्म। परफेक्ट। तो प्रोविडेंट, मीनिंगलेस, एफिशिएंट और रेकलेस, इनमें से क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए? आप 50-50 ले सकते हैं। मीनिंगलेस और रेकलेस में मुझे लग रहा है रेकलेस ही होना चाहिए गुड जॉब, गुड जॉब। शायद। सबसे पहली चीज ये देखिए, अच्छा सॉरी, फिर से बोलिए। मीनिंग और रेकलेस में मुझे लग रहा है। और फिर आगे क्या बोला आपने? शायद रेकलेस। रेकलेस इज द राइट आंसर वैसे। अब एक एक करके समझते हैं। प्रोविडेंट मतलब किसी भी चीज को अच्छे तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करना। तो जैसा आपने कहा कि एफिशिएंट मतलब कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से करना। फिर आता है हमारा मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है जिस बात का, निरर्थक जो चीज हो, राइट। और रेकलेस, बिना किसी प्लानिंग के एकदम से आप कोई भी काम कर लेते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो अक्सर नेगेटिव होता है, फिर आप परेशान होते हो। तो रेकलेस, अक्सर आपने सुना होगा हिज रेकलेस बिहेवियर पुट हिम इन ट्रबल। तो उसका जो रेकलेस बिहेवियर था, उसका बिना सोचे समझे किया जाने वाला जो एक्शन था, उसकी वजह से वो ट्रबल में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, राइट। तो रेकलेस ऑब्वियसली एक नेगेटिव इमोशन है। यहां पर निरर्थक होने से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो रेकलेस है। यहां पर ये ध्यान रखिए कि आपको ना, जब कभी भी आप एग्जाम, जिसने भी क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा, आप अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से सेट करते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प आपको, अगर आपने ढंग से थोड़ा सा टाइम दिया क्वेश्चन को, तो वहां भी मिल जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ा सा एनालाइज किया, आपको नहीं पता था कि रेकलेस क्या होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उस तरफ जा पाए, उस डायरेक्शन की तरफ जा पाए, और सही आंसर पिक कर पाए। तो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉस, कभी भी हड़बड़ी नहीं मचानी है। आपको आंसर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी सवाल पढ़ो। ये कोई मैथ का सवाल नहीं है कि शायद मैथ में भी हो सकता हो, मैं आई एम रियली बैड एट मैथ्स, तो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं है कि या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है। कई बार आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें रजिस्टर्ड रहती है। अगर आप ये वाला वीडियो यहां तक देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, और ये काफी हेल्प करता है। कहीं से एकदम से याद आएगा, और वो आपकी हेल्प करेगा सही आंसर पिक करने में। अगर आपको 50% से ज्यादा, अगर 55% भी लगता है कि यार ये आंसर मुझे लग रहा है, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स मार्किंग दिस, गो अहेड मार्क इट। नेगेटिव मार्किंग का मत सोचिए फिर। अगर आपको बिल्कुल, आपने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, उस केस में आप छोड़ दीजिए। हम हालांकि यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अश्मिता और मैं सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से
मैं फिर भी अश्वित को बोलता हूँ गेस करने के लिए, लेकिन ऐसे केसेस में आप रिस्क मत लीजिए क्योंकि माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी है। सीयूटी में भी है ना नेगेटिव मार्किंग, हाँ -20% आई गेस। हाँ मतलब हाँ 20%। तो एक सवाल के अगर 5 नंबर मिलते हैं तो एक सवाल गलत करने के 1 नंबर कट जाते हैं, हाँ राइट? -20%। अगर आपने 2 सवाल किए, एक सही एक गलत, तो आपके टोटल नंबर होंगे 4। परफेक्ट। आइए देखते हैं अगला सवाल। इट्स बेटर टू, अच्छा ये मैंने रिपीट कर दिया। द बॉयज वर टायर्ड, लड़के थके हुए थे, बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द हट। वियर्डली, रेकली, सॉरी वीकली, थर्डली और स्लगिशली। लड़के थके हुए थे लेकिन इतने भी थके नहीं, या फिर इतने ज्यादा थके नहीं कि वो जो हट था, जो कुटिया थी या छोटा सा वो फूस का घर था, उसको कैसे वो एग्जामिन करेंगे? वियर्डली, वीकली, आई एम सॉरी। ऑप्शन 3 हाँ, और प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए। थर्डली। थॉरली, थॉरली नहीं, थॉरली। ठीक। अब बताइए मुझे, आपने वियर्डली क्यों नहीं चूज करा? वियर्ड मतलब अजीब होता है शायद। हाँ, तो अजीब तरीके से क्यों नहीं एग्जामिन कर सकता कोई किसी घर को, किसी बिल्डिंग को, किसी कमरे को? इसमें सेंस वैसा नहीं आ रहा। एग्जैक्टली exactly. कई बार आपको सेंस पे भी जाना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप देखें, द बॉयज वर टायर्ड, लड़के थके हुए थे, लेकिन इतने भी थके हुए नहीं थे कि वो घर को अजीब तरीके से एग्जामिन करें, उस झोपड़ी को अजीब तरीके से एग्जामिन करें। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये आउटलाइन कर दे रहे हैं कि इतने थके हुए नहीं थे, मतलब इतनी उनमें एनर्जी बची हुई थी कि वो वियर्डली या फिर अजीब तरीके से, वीकली, यहाँ पर ये सप्ताह वाला वीक नहीं है, ये कमजोर वाला वीक है, कमजोर तरीके से, या स्लगिशली, लिटरली अपने आप को घसीट कर। जब वो थके हुए नहीं थे तो कमजोरी वाला फीलिंग क्यों हम इस्तेमाल करेंगे कि कमजोरी से उन्होंने फिर भी हट को एग्जामिन किया। स्लगिशली अपने आप को घसीट के क्यों एग्जामिन कर रहे थे वो? तो ऑब्वियसली यहां पर एक सेंस आ गया है पहले ही आपके स्टेटमेंट में कि इतने थके हुए भी नहीं थे कि वो एग्जाम, सॉरी, जो हर्ट था उसको थर्डली एग्जामिन ना कर पाए। सो थर्डली इज द राइट आंसर। माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप, ये वाला देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब बताइए आंसर क्या होगा। क्वाइट। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, क्यों भाई? बाकियों का क्या मतलब होता है? क्विट का मतलब छोड़ देना होता है सर। थर्ड ऑप्शन, क्विट का मतलब छोड़ देना। जैसे मान लीजिए, हिज क्विट हिज जॉब, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। किसी ने, मान लीजिए somebody used to sing, बट अब वो गाना नहीं गाता, तो आप बोलेंगे दिस पर्सन हैज क्विट सिंगिंग, मतलब अब वो गाने नहीं गाता है। फिर क्वेंट, क्वेंट का क्या मतलब होता है? नो आइडिया। बिल्कुल ओल्ड फैशन, वो कहता है ना ओल्ड वर्ल्ड चार्म। जैसे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, तो एकदम से वो देख के वो पुराने जमाने की याद आती है ना। कोई गांव एकदम से शांत सा, लेकिन फिर भी वो खूबसूरती जो पुराने जमाने में हुआ करती थी गांव की, तो उस केस में आप क्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे चर्चेस, टेम्पल्स, इन केसेस में आप क्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई एक शहर अगर उस तरीके से बसा हुआ है, जैसे अगर आप जयपुर जाएंगे तो बहुत सारे आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, तो वहां पर आपको वो क्वेंट वाली फीलिंग आएगी। फिर आता है हमारा क्वाइट, ऑप्शन नंबर 2। क्वाइट एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ही डिड क्वाइट वेल इन द एग्जाम, उसने काफी अच्छा किया। ही वाज क्वाइट रेकलेस इन हिज बिहेवियर, उसने उसका जो बिहेवियर था वो काफी, तो काफी वाला सेंस देता है आपका क्वाइट। और मैं वैसे आखिरी इंसान होऊंगा जो ये बात कह रहा हूं, लेकिन अश्मित सिर्फ इस वर्ड के लिए, जब आप देखेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन 1 का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्वाइट होता है, क्वाइट नहीं, क्वाइट। क्वाइट। अगेन, क्वाइट, अच्छा, क्वाइट,
क्वाइट। हाँ, क्वाइट। तो अगर आप उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाएंगे, जैसे टीचर भी बोलते थे कीप क्वाइट, तो अगर इस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी जाएंगे तो भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। मैंने क्यों बोला कि मैं आखिरी इंसान होऊंगा जो आपको ये रेकमेंड कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश एक नॉन फोनेटिकल लैंग्वेज है, तो कभी भी आपको प्रोनाउंसिएशन और वर्ड की जो स्पेलिंग होती है उसको मैच करके नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस केस में ये काम कर सकता है आपके लिए, तो इस वजह से। फिर आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द अपरूटेड ट्रीज इन द पार्क। जो अपरूटेड मतलब जो जमीन से उखड़ गए थे, पार्क में जो पेड़ थे वो जमीन से उखड़ गए थे, वर अ डैश टू सी। क्या था भाई, वो क्यूट लग रहे थे देखने में, वो साइट लग रहे थे, साइट लग रहे थे, या फिर साइट लग रहे थे। ऑप्शन 2, 3, 4 तीनों का प्रोनाउंसिएशन साइट जैसा ही लग रहा है। वो अलग बात है कि ऑप्शन 4 जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ऑप्शन 3। ओके, क्यों भाई? ऑप्शन 3 क्यों? क्यूट क्यों नहीं? क्यों साइट क्यूट क्यों मतलब लग रहे थे? क्यूट। उखड़े हुए क्यूट पेड़ कैसे किसको क्यों लगे? क्यूट लगेंगे? एग्जैक्टली। हाँ क्यूट का मतलब होता है कुछ अ, बढ़िया, कुछ अच्छा सा देखने में जो लगे, तो उसको आप क्यूट हाँ। कहते हैं। सच ए क्यूट चाइल्ड, सच ए क्यूट हाउस, तो उस केस में आप क्यूट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ऑप्शन 2, साइट, जिसका मतलब होता है कोई भी एक लोकेशन। जैसे लोकेशन है। बहुत सारे इंजीनियर्स या जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं वो अक्सर बोलेंगे मैं साइट पर हूँ, तो ये ऑप्शन 2 वाला साइट है। और ऑप्शन 3 का क्या मतलब बता रहे थे आपस में? साइट मतलब देखना, जो दिख रहा है आगे, दृश्य। दृश्य। हाँ, तो साइट का मतलब यहाँ पर दृश्य है। द अप्रूव्ड ट्रीज इन द पार्क वर अ साइट टू सी, मतलब देखने जैसा दृश्य बन रहा था। और ये एक नेगेटिव सेंस में कह रहा है कि देखिए, पार्क की खूबसूरती उसके पेड़ों से होती है। हम्म, अगर वो पेड़ ही उसके उखड़ गए हैं तो ऑब्वियसली वो देखने में बड़ा अजीब सा ही लग रहा होगा, तो वो एक बड़ा नेगेटिव सेंस में एक नेगेटिव कॉनोटेशन वहां पर अटैच है। और ये खत्म ही नहीं हो रहा आज। ओके। The orders issued by the manager have already been carried over, carried out, carried at और carried on. जो मैनेजर ने जो ऑर्डर्स इशू किए थे, जो मैनेजर ने ऑर्डर्स दिए थे, वो ऑलरेडी कैरी ओवर हो चुके हैं, कैरी आउट हो चुके हैं, कैरीड एट हो चुके हैं, या फिर कैरीड ऑन हो चुके हैं। ऑप्शन 2। अच्छा, क्यों भाई कैरी आउट क्यों? कैरी आउट मतलब हो गया। ओके, तो किसी भी चीज को कंप्लीट कर लेने को आप कैरी आउट कहते हैं, लेकिन कैरी ओवर का क्या मतलब हुआ? मतलब खत्म। कैरी ओवर मतलब खत्म हो गया। नहीं, मुझे खत्म इसका नहीं। आप जब कुछ भी बचा पीछे। हुआ रहता है उसको जब आगे फॉरवर्ड ले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड और अच्छा, कैरी ओवर का इस सेम ही सेंस में होता आ है। रहा है। जैसे आप मैथ के जब सम करते थे बचपन में, हम्म। और वो होता था ना, मान लीजिए 19 + 19 का जब आप सम कर रहे हैं, तो 9 + 9 आपने 18 करा और उसमें से 1 कैरी ओवर हुआ, तो फिर हम्म। उसके साथ आपने 1 + 1 + 1 करा और 38 इज द राइट आंसर। तो वहां पर उस केस में होता है, मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल की बात करेंगे, उनकी जो छुट्टियां बची रहती हैं वो अगले साल भी ले जा सकते हैं उसको, तो उस केस में भी हम्म। कैरी फॉरवर्ड का और कैरी ओवर का इस्तेमाल होता है। तो कोई भी चीज जो बची हुई है वो आगे तक ले जाना या फिर आगे ले जाना, उस केस में कैरी ओवर का मतलब सेंस होता है, मतलब मीनिंग होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई भी जारी काम रखना। जारी रखना। और कैरी एट का मतलब? अभी, ऐसा अभी का सेंस आ रहा है इसमें क्या? मुझे नहीं पता, आप बताइए। तब मुझे कोई आइडिया नहीं। ओके, राइट, देखते हैं। कैरी एट, कैरी एट का मतलब होता है, ऑनेस्टली आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट माई सेल्फ। एक बार मीनिंग देखते हैं जरा। पता है क्या, इसका मीनिंग इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कोई फ्रेज है ही नहीं। तो
हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ समझ ना आए तो हो सकता है कि वो फ्रेज एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो इसी वजह से हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा था। आइए देखते हैं अगला सवाल। नहीं, अगला सवाल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों ने काफी प्यार दिया अभी तक। आपको अगर ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो बस कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमें और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। और आपके सब्सक्रिप्शंस बेशक आपके लिए फ्री हो लेकिन हमारे लिए दे आर वर्थ मिलियंस। सो गो अहेड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लाइक आई ऑलवेज से, बात जर्नी।